नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है यह है चैप्टर 3 वैदिक एज। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित ही रहते हैं हर एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं वैदिक एज को। वैदिक एज देखिए, वैदिक शब्द जो है ना, ये आपका संस्कृत वर्ड वेदा वेदा से आया है और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। वैदिक सिविलाइजेशन किसके बाद आया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके बाद आया आपका वैदिक सिविलाइजेशन। अब कहता है वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्य साम्राज्य के लोग रहते थे, इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन इससे बोलते हैं। संस्कृत में जो है आर्य आर्य का मतलब होता है नोबल मैन, एक ग्रेट पर्सन। फिर उसके बाद हिस्टोरी जो है, मतलब आर्यंस के बारे में जो हमें हिस्टोरी मिली है, जो मेन सोर्स है वो आपको आया है वेदा से। मतलब कि आर्यंस के बारे में जो हिस्टोरी हमें पता चली है कहाँ से? ये वेदा से। और वेदा क्या है? तो एंशियंट सेक्रेड टेक्स्ट, मतलब बहुत पुराना पवित्र ग्रंथ है ये वेदा। अब देखिए वेद को लिखा किसने है जी? ऑथर कौन है? तो जो आर्यंस लोग थे ना, यही आर्यंस लोग वेद के लिखने की शुरुआत किए थे, इसलिए इसे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज बोलते हैं। अब देखिए वेदा वेदा में किस चीज के बारे में जिक्र की गई है? तो रिलीजन के बारे में, सोसाइटी और आर्यंस के जो प्रैक्टिसेस थे, पूजा पाठ, धर्म ज्ञान, इन सब के बारे में जो लिखी हुई है, ये वेद से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए वैदिक कल्चर की जो फाउंडेशन पड़ी थी, नींव पड़ी थी, किस चीज के लिए? तो हिंदू फिलोसफी, रिचुअल्स और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया था वेद में। उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें, किस शब्द में वेदा को लिखा गया था? तो वेदा को संस्कृत शब्द में लिखा गया था और हमारे इंडियन कल्चर को बहुत प्रभावित किया। कौन? वेद। आगे देखिए, अब कहता है कि आर्यंस कहाँ के हैं, मतलब इंडिया में जो आए, कहाँ से आए, नहीं आए, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। जैसे एक इम्पोर्टेंट इसमें है बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना है कि आर्यंस जो है माइग्रेट किए कहाँ से? आर्कटिक सर्कल से। ये है। तो इसी तरह अलग अलग मानना है सबका। अब आगे देखिए, ये देख लीजिएगा हल्का फुल्का, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, बहुत कम। अब है कि वैदिक एज को दो भागों में बांटा गया, एक है प्री वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक। डेट भी याद रखना है। प्री वैदिक कब हुआ? 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक जो है 1000 से 600 बीसी तक। अब देखिए वेद को कितने भाग में बांटे हैं? तो वेद को एक्चुअली में बांटे हैं 4 भाग में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। वेद को 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किस चीज के बारे में? गॉड के प्रेज के बारे में, प्रशंसा की बात कही गई ऋग्वेद में। सामवेद में म्यूजिक के बारे में जो पढ़ाई चालू हुआ, तो वो हुई आपको सामवेद में। यजुर्वेद में पूजा पाठ की बात कही गई है। और अथर्ववेद में जो है, जो आयुर्वेदाचार्य है, आयुर्वेद है, मेडिसिन है, इसके बारे में हम लोग अथर्ववेद में पढ़े हैं। और जो वैदिक समय में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई होती थी, उसे भी हम अथर्ववेद में ही पढ़े हैं। अब देखिए ये जो 4 पार्ट है ना, वे वेदास के 4 पार्ट हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के 4 पार्ट हैं। ऋग्वेद के 4 पार्ट हैं। ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद ब्राह्मणस, ऋग्वेद अरण्यकस। उसी तरह अगर सामवेद आएंगे तो सामवेद संहिता, सामवेद ब्राह्मणस, सामवेद अरण्यकस। ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखिए, कहता है कि संहिता और ये जो ब्राह्मणस है, ये वेद के कर्म कांड सेगमेंट से लिया गया है। और अरण्यकस और उपनिषद जो है, ये वेद का ज्ञान कांड से लिए गए। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड याद रखना है। कर्म कांड से संहिता और ब्राह्मणस आया है, और ज्ञान कांड से अरण्यकस और उपनिषद आए हैं। अब देखिए, कहता है कि ऋग्वेद के बारे में जो हिस्टोरिकल, मतलब कि ऋग्वेदिक एज का जो हिस्टोरी है, तो ये हम लोग कहाँ से पता चलता है? ऋग्वेद से ही। और ये क्या है? दुनिया का सबसे पुराना बुक्स है। कौन? ऋग्वेद। ये जो वेद है दुनिया के सबसे पुराने बुक है। अब कहता है कि बट स्कॉलर्स हैव डिस्प्यूट ओवर इट्स राइटर एंड एज ऑफ कंपोजिशन। अब कितना एज हुआ है ऋग्वेद का और इसके लेखक कौन है, इस चीज को लेके जो स्कॉलर्स है, जो हिस्टोरियंस है, उनके बीच अलग अलग है, मतलब अलग अलग मानना है।
किन्हीं का मानना है कि नहीं इतना साल हुआ है, किन्हीं का मानना है कि नहीं ये है, जो भी है। तो डिस्प्यूट्स है इनको एज को लेके और राइटर को लेके। कहता है कि ऋग्वेद में आयरन का मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। तो आयरन जो है, आयरन की जो पता मतलब आयरन के बारे में जो हमें पता चला कब, तो लेटर वैदिक लिटरेचर में, मतलब प्री ऋग्वेदिक में नहीं पता चला, जो वैदिक लिटरेचर लेटर आया था उसके बाद हमें आयरन के बारे में पता चला। अब अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, एक है क्रुमु, कुभा, गोमती और सुबस्तु। ये चारों नदी का जिक्र है किस चीज में, ऋग्वेद में। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वेद में किन किन नदियों का जिक्र किया गया, तो क्रुमु, कुभा, गोमती और सुबस्तु। फिर उसके बाद इंडस स्टेट, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो 7 नदियों का जिक्र है वो भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है, दैट इज सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और असाकिनी। ये सातों नाम का भी जिक्र है ऋग्वेद में। अब देखिए, अब इसमें जो है कुछ, जैसे ये कभी कभी नाम पूछता है कि पुराना नाम और अभी नया नाम क्या है। जैसे असाकिनी को क्या बोलते हैं, चिनाब, अभी चिनाब नदी बोलते हैं। विपाशा को ब्यास, पुरुषनी को रावी। ये सब याद करने वाले हैं, अभी यही नाम याद रखा जाता है, यही नाम बोला जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, कहता है कि रिवर यमुना और गंगा ये भी ऋग्वेद में मेंशन है। तो यमुना नदी के बारे में 3 बार जिक्र की गई है, 3 टाइम्स, और गंगा के बारे में जो है 1 बार जिक्र किया गया ऋग्वेद में। उसके बाद एक नदी है कश्मीर की, मरुदवृधा। ये मरुदवृधा जो है इस नदी का भी जिक्र किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। उसके बाद रिवर इंडस जो है ये सबसे ज्यादा यूज किया गया है ऋग्वेद में, इंडस नदी के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी उस समय, ठीक ना, और इसे जो है माते तमा, मतलब कि बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, मतलब इनका दर्जा दिया गया था किसको, इंडस रिवर को, सारी नदियों की माता। उसके बाद देवी तमा, बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस, सारे देवियों की माता। उसके बाद नदी तामा, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर, सारे नदियों की माता, ठीक ना। तो ये किसको माना गया था, इंडस नदी को, जो इंडस सिविलाइजेशन में पढ़े थे आप। उसके बाद इंडस इज कॉल्ड हिरण्यानी फॉर इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंडस नदी को इसकी खासियत की वजह से इसको हिरण्यानी भी बोलते थे। और जहां पे ये नदी फॉल करती थी, मतलब समुद्र में जाके मिलती थी अरेबियन सी में, तो उसको बोलते थे, उस जगह को बोलते थे पैरावत। फिर उसके बाद हिरण्यानी, हिरण्यानी का मीन्स होता है गोल्डन वन या गोल्डन स्ट्रीम। अब देखिए आगे देखते हैं, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को लेके देखते हैं। कहता है कि इंडस वाज कंसिडर्ड एज अ लाइफ लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी न्यूरिशिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन से पहले से ही जो इंडस है उसे लाइफ लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना था, क्योंकि यही एक नदी थी जिस नदी के द्वारा क्या होती थी, खेती में, जब खेतों में पानी जाते थे यहीं से, उसका शिप पोर्ट होता था इसी नदी के, इसी नदी का यूज करके। तो इसलिए करें वैदिक सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही वैदिक सिविलाइजेशन को न्यूरिश कर रहा है कौन, तो इंडस नदी। इसे लाइफ लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। गोल्ड इस समय जो मिलती थी कहाँ पे, इंडस नदी में, रिवर बेड्स में। और इंडस को जो है ऐसा माना जाता था कि कैरी गोल्डन पार्टिकल्स, मतलब कि जो इंडस नदी थी यहाँ पे गोल्ड पार्टिकल्स मिलते थे। जैसे बिहार में क्या, सोन नदी, सोन नदी में जो है सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। तो गोल्डन पार्टिकल्स को भी ढोती थी कौन, इंडस नदी। तो इससे और इसकी पवित्रता बढ़ी हुई थी उस समय। उसका देखिए गंगा, यमुना, दोआब और इसको जोड़ने वाले जो एरिया है इसको कहते थे ब्रह्म ऋषि देश बाय आर्यंस। मतलब कि गंगा यमुना का जो क्षेत्र था और इसको जोड़ने वाले जो आसपास के एरिया थे इसे आर्यंस क्या बुलाते थे, ब्रह्म ऋषि देश। और इसे जो है और भी नाम दिया गया था मध्य देश। तो मध्य देश किसके बीच नाम रखा गया था, हिमाचल और विंध्याचल जो पर्वत है इसके बीच के जगह को बोला गया मध्य देश, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये आर्यप्स लिखा, यहाँ पे आर्यंस होगा। आर्यन जो है एक्सपेंड किया अपने आप को और पूरे नॉर्थ इंडिया में कब्जा कर लिया और
जहां जहां तक आर्यंस कब्जा किया पूरे एरिया को एक साथ मिला के बोला आर्यवर्ता। जैसे राम भगवान का आप नाम सुने हैं, लॉर्ड राम, तो ही वॉज द आर्यवर्त किंग ऑफ आर्यवर्त, पूरे आर्यवर्त के राजा थे। अब देखिए वैदिक लिटरेचर को क्या बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति इसलिए बोलते हैं, श्रुति का मतलब होता है सुनना, मतलब कि जैसे एक प्राइस्ट है, मतलब एक पुरोहित है और उसने क्या किया, नॉलेज जो है कहीं पे लिखा नहीं, उसने सुनाया और दूसरे को याद हुआ, दूसरे ने याद करके फिर तीसरे को सुनाया। तो श्रुति, तो वैदिक लिटरेचर के बारे में जो भी जिक्र होती थी कहीं पे लिखा नहीं जाता था, एक को बोला सुन के फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करते थे, इसलिए इसको बोलते थे श्रुति। अब देखिए कहता है कि वैदिक वैदिक लिटरेचर जो था ये एक सेक्रेट टेक्स्ट माना जाता है, ठीक ना। तो इसका जो ट्रांसमिट होता था ओरली फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया कि टीचर जो नॉलेज देते थे वैदिक लिटरेचर के बारे में कैसे, तो बोल के, मुंह से बोल के सुनाते थे, ठीक ना। अब देखिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब कहता है कि वैदिक लिटरेचर जो है, ऐसा माना जाता है कि वैदिक लिटरेचर को किसी आदमी ने नहीं लिखा, भगवान स्वयं जो है वैदिक लिटरेचर को लिखा है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए श्रुति इज कंसिडर्ड अपौरुष, मतलब वही कि यह कोई आदमी के द्वारा ओरिजिन नहीं है। तो इसको क्या माना जाता है कि जो ऋषि लोग थे उन लोग का कहना था कि इनको भगवान खुद से लिखे हुए हैं। उसके बाद वैदिक इज एंशियंट मोस्ट लिटरेचर इन इंडिया, मैंने शुरू में बताया कि वैदिक सबसे पुरानी लिटरेचर है इंडिया की, और वो वेद को जो 4 भाग में बांटा गया वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था। अब एक एक करके देखते हैं चारों वेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इस तीनों वेद को बोलते हैं त्राई या वेद त्राई, और चारों वेद के 4 पार्ट हैं, मतलब संहिता, ब्राह्मणस, अरण्यकस और उपनिषद। तो ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद ब्राह्मणस, ऋग्वेद अरण्यकस, ऋग्वेद उपनिषद, पहले भी मैंने बताया। अब देखते हैं एक एक करके कि ऋग्वेद है क्या, फिर सामवेद देखेंगे। तो ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड ऑफ द 4 वेदास इन हिंदू ट्रेडिशन। तो पूरे हिंदू ट्रेडिशन में सबसे जो पवित्र, सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो है ऋग्वेद। अब इसमें जो है हिम्स कंपोज इन वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में इसमें मंत्रों को जो है कलेक्ट किया गया है, मतलब लिखा गया है। एंड इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, और यहीं से वैदिक लिटरेचर की नींव पड़ी थी, फिलोसफी की नींव पड़ी थी और रिचुअल प्रैक्टिस की नींव पड़ी थी, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। अब इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को हम देखते हैं। तो कहता है कि कंपोजिशन जो है इसका कब हुआ था, तो रफली बिटवीन 1500 से 1000 बीसी के बीच। कहता है कि इस समय जो है कौन सा था, अर्ली वैदिक पीरियड था। कौन सा क्षेत्र आता है वैदिक पीरियड में, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली खास करके पंजाब क्षेत्र जो है यह ऋग वैदिक एज के अंदर आता था। लैंग्वेज क्या चलती थी, वैदिक संस्कृत चलती थी वहां पे, और इसकी जो है कॉम्प्लेक्स ग्रामर होती थी, मतलब ग्रामर बहुत टफ होती थी संस्कृत की। और ऋग्वेद हैज 10 मंडलाज, मतलब 10 चैप्टर थे इसमें, फिर 1028 सुक्ता थे, वर्सेस थे, ये सब प्रोज पोएट्री है, मतलब मंत्र लिखे थे ये सब, श्लोक वगैरह। उसके बाद 2 to 7 मंडलाज थे ऋग्वेदिक में, ठीक ना, जिसे मोस्ट एंशियंट माना जाता है। अब देखिए कहता है क्या, all 114 mantras in the 9th mandalas is dedicated to सोम। अब सोम क्या थे, सोम को 2 चीज माना था, एक तो सोम को भगवान माना जाता था, ठीक है, और दूसरी तरफ सोम जो है एक ऐसा प्लांट था जिससे ड्रिंक तैयार की जाती थी, जिसको सोमरस बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। उसके बाद उसके बाद जो है कहता है कि यह सिंबलाइज किसका, डिवाइन इंस्पिरेशन, वाइटलिटी और प्यूरिफिकेशन का सिंबल है कौन, ऋग्वेद। उसके बाद ऋग्वेद के जो प्राइस्ट होते थे उसको बोलते थे होता, ठीक है। उसके बाद ऐत्रेय एंड कौशिकी आर द 2 ब्राह्मणस ऑफ ऋग्वेद, 2 जो ब्राह्मण थे ऋग्वेद के उस समय के उसको बोलते थे ऐत्रेय और कौशिकी। फिर उसके बाद पतंजलि के अनुसार, पतंजलि बहुत बड़े ऑथर थे, तो पतंजलि के अनुसार क्या कहना था कि ऋग्वेद में टोटल 21 ब्रांच थे। अब देखिए ऋग्वेद में थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। 3 वर्णाज आर डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ, ठीक ना।
तो ऋग्वेद में ही जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब का जो है जिक्र हुआ था। एक चीज देखिए इसमें कि ऋग्वेद में सिर्फ 3 ही का जिक्र हुआ था, शूद्र का जिक्र नहीं हुआ था। ये जो शूद्र शब्द है इसका जिक्र फर्स्ट टाइम जो है कब हुआ था? पुरुष सूक्ता ऑफ 10th मंडला, मतलब ऋग्वेद का जो 10th चैप्टर है उसमें पहली बार जिक्र हुआ था किसका? शूद्र शब्द का। बाकी ऋग्वेद में क्या है? 3 ही शब्द था, ब्राह्मणस, क्षत्रिय और वैश्य। अब देखिए ऋग्वेद मंडलाज एंड देयर ऋषिज, तो फर्स्ट मंडला में कौन ऋषि थे, सेकंड में कौन थे, ये सभी थोड़ा देख सकते हैं। गायत्री मंत्र का जो है जिक्र ऋग्वेद के किस मंडला में हुआ, किस चैप्टर में? तो वो है 3rd मंडला। और गायत्री मंत्र को लिखा किसने था? तो विश्वामित्र ऋषि ने। गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है, किसको समर्पित करता है? लॉर्ड सन को। तो ये थोड़ी मोटी डिटेल्स याद रखनी पड़ेगी आपको। अब आगे देखिए, कहता है कि यजुर्वेद, अब आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में संस्कृत में मतलब होता है विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। जो त्याग का जो फॉर्मूला था ये यजुर्वेद में मेंशन है। अब देखिए इस वेदा में जो है कितने सालों से मतलब चीजों को जिक्र करके लिखा हुआ था, इस सेंचुरी और 2 आफ्टर द ऋग्वेद, मतलब कि ऋग्वेद के 100-200 साल के बाद जो है आया था यजुर्वेद। अब इस यजुर्वेद में क्या क्या है? प्रोज एंड वर्सेस फॉर्मूला, मतलब कि ये जो कविताएं संग्रह थी, मंत्रोच्चारण था, ये सब सारी चीजें यजुर्वेद में लिखी थी। और इसका उच्चारण कौन करते थे? तो जो प्राइस्ट होते थे ना, ये मंत्रों का उच्चारण करते थे। उसके बाद संहिता ऑफ यजुर्वेद जो है इसको 2 भाग में बांटा गया, एक है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जो है, शुक्ल यजुर्वेद का एक सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसको लिखा है सतपथ ब्राह्मण, ये याद रखिएगा। सतपथ ब्राह्मण वजस नामी। अब ये जो है ये जो सतपथ ब्राह्मण और वजस नामी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। तो ये 2 बुक किसके थे? संहिता यजुर्वेद के। अब आगे देखिए, कहता है कि शुक्ल यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है सिर्फ पोएटिक फॉर्म में था और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये पोएटिक और साथ में प्रोज फॉर्म दोनों में लिखा हुआ था। अब देखिए सतपथ ब्राह्मण जो है एक प्रोज टेक्स्ट है जिसमें वैदिक रिचुअल्स को, हिस्टोरी को और मैथोलॉजी जो इससे जुड़े हुए थे वैदिक यजुर्वेद से, मतलब कि ये यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद से जो मैथोलॉजी जुड़ा हुआ था, ये सब सारी चीजें लिखा था सतपथ ब्राह्मण ने। अब आ जाइए, कहता है इन कंटेक्स्ट टू एंशिएंट इंडियन वैदिक लिटरेचर। अगर हम एंशिएंट इंडियन वैदिक लिटरेचर के कंटेक्स्ट में देखें तो सतपथ ब्राह्मण जो है कब आया? जस्ट आफ्टर द ऋग्वेद। उसके बाद पुरुष मेधा हैज आल्सो मेंशन्ड इन सतपथ ब्राह्मण। ये थोड़ा बहुत याद रखना है, सब कहाँ कहाँ मेंशन है ऋग्वेद में। अब जब लिटरेचर मीनिंग में आते हैं, पुरुषा, अभी जो मैंने बोला पुरुषा मेधा, पुरुषा का मतलब होता है मेन और पर्सन, और मेधा का मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो पुरुष मेधा को ट्रांसलेट अगर करेंगे तो होगा सेक्रीफाइस ऑफ मेन, त्याग की जो भावना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता सतपथ ब्राह्मण जो है राजा किंग जो थे माधव, मतलब विदेह के जो राजा थे, विदेह माधव जो राजा थे, उनके बारे में कहानी लिखी हुई है सतपथ ब्राह्मण में। ये जो है विदेह के राजा थे और इसको एकम्पेंट कौन किया था? तो ऋषि गौतम रहुगुना जो है यही इस सतपथ ब्राह्मण को लिखे हुए थे। और इसमें जो है सेक्रेड फायर का जिक्र किया गया, मतलब आग की पूजा के बारे में जिक्र की गई है। ठीक ना? और ये जो था, कहता है कि fire to the east, preserving their tradition that the Kosla and the Vidhe received from their culture। तो कहता है क्या कि कोसला में जो है ये ट्रेडिशन था आग को पूजा करने का, इस चीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया था। और इस बातों को हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कहाँ से? ये सतपथ ब्राह्मण से। फिर उसके बाद माइग्रेशन पाथ की बात करें तो सदा नीरा नदी है, अभी इसको बोलते हैं गंडक नदी। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री थी कोसला और विदेह राजा के बीच में। कौन सी थी? गंडक नदी। पहले बोलते थे सदानीरा, अभी बोलते हैं गंडक नदी। अब देखिए साम वेद पे आइए, तो साम वेद क्या है? जितने तरह के वेद है सबसे छोटा वेद है साम वेद।
और यह जो है ऋग्वेद के बहुत क्लोजली है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्सेज हैं, जो छंद हैं, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। किसमें? सामवेद में। सामवेद में जो है खास करके म्यूजिक के बारे में जिक्र करते हैं, मंत्रोच्चारण के बारे में जिक्र करते हैं। सामवेद में कितने हैं वर्सेज? 1875 वर्सेज हैं, और कहता है इसमें जो है 75 और 99 को छोड़ के सारे जो हैं ऋग्वेद में हैं। मतलब कि बहुत सारा चीजें कॉपी ऋग्वेद का सामवेद में किया गया है। प्रायश्च जो होते थे वो मंत्रों का जो उच्चारण था तो उसको बोलते थे ब्रह्म इन अथर्ववेद। मतलब कि जो मंत्र उच्चारण था उसको ब्रह्म बोलते थे, किसमें? अथर्ववेद में। अब देखिए आगे कहता है कि द फर्स्ट रेफरेंस टू द अंग और मगध, जो 16 महाजनपद थे उसमें से अंग और मगध का जो है जिक्र अथर्ववेद में किया है। ये क्वेश्चन पूछे हैं कई बार, इसलिए याद रहना चाहिए। और फिर कहता है कि वेयर दे वर मेंशन्ड अलोंग विद द गांधारी एंड मुजायत्स। तो ये जो है मुजायत्स क्या है? तो ये हिमालयन ट्राइब्स को बोलते हैं। गांधारी जो थी इसका भी जिक्र है, हस्तिनापुर की जो रानी थी गांधारी, कौरवों की माँ, तो इस चीज का भी जिक्र है अथर्ववेद में। अब कहता है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में आ जाइए, तो इसमें जो है अंग और मगध को जो है क्या माना जाता था? एक्सिस ऑफ आर्यन, मतलब मेन गढ़ माना जाता था आर्यंस का। और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों का इनिशिएटिव्स हुआ, जैसे मतलब साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और फिलोसफी का, इन सारे चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। ये सारी बातें लिखी है अथर्ववेद में। उसके बाद आयुर्वेद, साइंस ऑफ लाइफ जो है पहली बार कहाँ पे अपीयर हुई थी, जिक्र हुई थी? अथर्ववेद में। आयुर्वेद जो है क्या माना जाता है? आयुर्वेद को उपवेद ऑफ अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। उसके बाद अथर्ववेद में ही जो है सुपर स्टिशन जो है, ये जो झाड़ फूक बोलते हो ना, वो ओझापनी, ये सब, इस चीज का भी जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। दानु वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे जादू टोना बोलते हैं ना, वो चीजें ये अथर्ववेद में ही मेंशन था। अब उसके बाद कहता है कि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स को मिलाया गया था, जैसे डिजीज प्रिवेंशन, बीमारी से कैसे बचाव करना है ना, ये सब भी जिक्र लिखी हुई है अथर्ववेद में। उसके बाद मैरिज और लव पोएट्री के बारे में जिक्र की गई है अथर्ववेद में। उसके बाद गोपत ब्राह्मण जो है, यह एक क्या था? तो ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद, मतलब कि जो ब्राह्मणस था अथर्ववेद से जो रिलेटेड था वो कौन था? गोपत ब्राह्मण। इट इज अ जेंडर ऑफ द प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वैदिक लिटरेचर। तो जनरल इसमें जो है मेनली वैदिक रिचुअल्स जो थे उसके बारे में जिक्र की गई थी। उसके बाद हम आ जाइए उपनिषद लिटरेचर। तो कहता है उपनिषद लिटरेचर नॉट ए रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट्स फिलोसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल। तो उपनिषद क्या है? एक तरह की पूरी की पूरी फिलोसफी है, ठीक है। और फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट्स। मतलब कहता है कि ये जो उपनिषद की फिलोसफी है किसी भी थॉट्स को मतलब निगेटिव नहीं कर रहा है, मतलब काट नहीं रहा है, इसका अपना फिलोसफी है। उसके बाद रिलीजन और इंटरप्रेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, कहता है कि किसी के धर्म में इंटरप्रेट भी नहीं करता है कौन? उपनिषद। लेकिन उपनिषद में जो मेथड है कोई चीज को जिक्र करने का वो बहुत यूनिक है। अब कहता है कि साल्वेशन और मोक्ष, कहता है नॉट यूज्ड इन वेदास। कहता है वेद में साल्वेशन और मोक्ष को क्या जिक्र किया गया? नहीं। सबसे पहले साल्वेशन और मोक्ष की जो जिक्र की गई है वो है उपनिषद। मोक्ष का मतलब होता है कि जब आप बार बार जन्म ना ले, दैट इज मोक्ष। मोक्ष का मीन्स लिबरेशन। तो कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ है, ये खत्म हो जाता है। अब देखिए उपनिषद को क्या माना जाता है? द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा। तो उपनिषद जो है हमारी क्या है? आत्मा है। अब आगे देखिए पता आयुर्वेद को साइंस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। चलिए उपनिषद जो उपनिषद है, उपनिषद का मेन थीम क्या है? ब्राह्मण, आत्मन, मोक्ष और कॉन्शियसनेस। अब आ जाए कठोपनिषद। कठोपनिषद में एक चर्चा है भगवान यम की। भगवान यम कौन है जी? मृत्यु के देवता है भगवान यम। और नचिकेता एक 12 साल का लड़का है, तो उसके बीच जो है
तो एक कहानी है, उस कहानी का जिक्र है कठोपनिषद में। ठीक है, अब देखिए, उपनिषद को कथा भी बोलते हैं या कठोपनिषद भी बोलते हैं। एक फ्रेज है सत्यमेव जयते संस्कृत में, ठीक ना। तो ये कहाँ से लिया गया? मंडूकोपनिषद। इसका मतलब क्या होता है सत्यमेव जयते का? ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। अब देखिए, या सत्य कभी छुपता नहीं। कहता है इट वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। हमारा भारत का नेशनल मोटो में जो सत्यमेव जयते हैं अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है, तो नेशनल एम्ब्लेम जो है वहाँ पे स्क्रिप्ट नीचे लिखा हुआ है, क्या चीज? सत्यमेव जयते। अब देखेंगे, अब देखिए, कहता है कि इट वाज अडॉप्टेड बाय द, इसको अडॉप्ट कब किया गया था सत्यमेव जयते को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद सत्यकामा जवाला, ये एक लड़का है जिसकी, और इसका जिक्र जो है लेटर वैदिक एज में हुआ है। कहता है कि फर्स्ट टाइम जो है कहाँ पे इसका जिक्र था? चैप्टर 4 ऑफ द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जो है इसमें जिक्र था। कौन सा हिंदू टेक्स्ट है? देखिए, कहता है कि चंडोग्य उपनिषद में सत्यकामा जवाला का जिक्र हुआ है। उसके बाद चैप्टर 4 जो है जहाँ पे नॉलेज का जिक्र किया गया, और उस समय जो टीचर थे उसका नाम था गौतम। अब देखिए, कहता है कि उपनिषद के अनुसार माने द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा। तो उपनिषद हमारे क्या है? बॉडी का आत्मा है। अब आगे देखिए, फिर कहता है एक फ्रेज और है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो। तो ये जो है किस उपनिषद में जिक्र है? तो वो है बृहदारण्यकस उपनिषद में। ठीक है, अब आगे देखिए पुराण। अब पुराण क्या है? उपनिषद जो है वही पुराण। द पुराण्स आर ए जेंडर ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो पुराण क्या है? हिंदू धर्म जो है उसका एक बहुत पुराना टेक्स्ट है। देखते हैं एक एक करके। एक सेकेंड, अब आगे देखिए, कहता है पुराण्स क्या है? तो ये हिंदुज्म का पवित्र लिटरेचर है। कितने पुराण हैं? लगभग 18 पुराण हैं। अब ये पुराण का नाम है मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भागवत पुराण, ये सब है 18 पुराण पुराण। कहता कि इस 18 पुराण में जो श्रीमद् भागवतम है, भागवतम, इसे जो है क्रॉन ज्वेल ऑफ द वैदिक लिटरेचर है। जितने तरह के वैदिक लिटरेचर है सबका जो इम्पोर्टेंट क्रॉन ज्वेल है, जो हार है, वो है श्रीमद् भागवतम। ठीक ना, यहाँ पे देखिए लिखा होगा श्रीमद् भागवतम, ये है ना भागवत पुराण, यहाँ पे भागवतन है, भागवत होगा। अब देखिए श्रीमद् भागवत गीता, ये ओरिजिनली जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत गीता को गीता बोलते हैं। कहता है कि कितने वर्सेज इसमें? तो 700 वर्सेज है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में से लिखा गया है। और यही जो है महाभारत का एक पार्ट है। कौन? गीता। महाभारत ओरिजिनली जो है उसमें कितने श्लोक थे? 8800। और ओरिजिनली में इसका नाम क्या था? जया और जवास्मिता। अब आगे देखिए, महाभारत जो है टुडे हैज 1 लाख श्लोक। अभी महाभारत में 1 लाख श्लोक है, और ऐसा माना जाता है कि इसे जो है वेद व्यास जो ऋषि है उन्होंने ही लिखा है। पुराण के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंत्र और वंशनुचरित्र। अब कहता है कि इन सारे में सर्ग और प्रतिसर्ग जो है ये नेचुरल क्रिएशन एंड रेनोवेशन है। अब आगे देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टेलीग्राम पे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं उसके जवाब निश्चित दूंगा। चलिए आगे देखिए, कहता है वंश। वंश का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ सेज और गॉड। उसके बाद मानवंत्र, इसका मतलब होता है कि पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुष्य एंड वनुष्य चरित्र मीन्स ग्रेट जेनरोलॉजी ऑफ किंग्स, मतलब राजा की प्रशंसा की बात कही गई है वांशनु चरित्र के बारे में।
उसका मनवंत्र जो है ये क्या है, तो मानुष और वंश चरित्र के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो है मानवंत्र। उसके बाद पंच जना, इसका मतलब होता है 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स, ठीक है, और वो सब है यादु, तुर्वासा, ध्रुया, अनु और पुरुम। अब कहता है कि एक एंशियंट स्टोरी है ऋग्वेदिक में जिसे कहा जाता है 10 राजन या वॉर ऑफ 10 किंग्स। तो ये रामायण से बहुत पहले की जिक्र है। कहता है कि देयर लिव ए डिसेंट ऑफ इंडियाज इन्फोनिस किंग एंड भारत। तो एक उस समय बहुत बड़े राजा थे भारत, जिसका नाम था सुदास। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वाज थम्पिंग विक्टोरी ओवर कॉन्फ्लिक्टिविटी ऑफ 10 किंग्स। ये जो 10 राजा वाले क्षेत्र था ना, इस पे जो है सुदास नाम के राजा ने बहुत बड़ी जीत की थी। बहुत सारे जो वैदिक वेद में हिम्स हैं उसको कंपोज किया है महिलाओं ने, और महिलाएं जो कंपोज किया ऋग्वेदिक को उसके बोलते हैं ब्रह्मवादिनी, ठीक है, जिसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट हैं वेद, जैसे लोप मुद्रा, विश्वस्वरा, सिक्ता, उसका निभावरी और घोष। अब आगे देखिए, कहता है लोप मुद्रा क्या था, तो अगस्त ऋषि जो है उसकी वाइफ थी। फैमिली और कुल जो है क्या था, ऋग्वेद में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, मतलब ऋग्वेद की जो सोसाइटी थी सबसे छोटा जो यूनिट था सोसाइटी का उसको बोलते थे फैमिली या कुल। उसके बाद गृह वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता था, तो फैमिली के लिए। ये सब पूछते हैं जनरल एग्जाम में। अब देखिए, कहता ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसा था, पेट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब पुत्र पितृ प्रधान देश, ठीक ना। उसके बाद इट इज नॉन फॉर वरुण सुक्ता दैट ए फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। अब कहता ये कैसे पता चला, तो वरुण सुक्त जो है एक पिताजी हैं और वो अपने बच्चे को बेच रहा है, तो उससे पता चला पेट्रियार्कल सिस्टम का। जो वर्ड है यवा, ये ऋग्वेद में मेंशन है किस चीज के लिए, फूड ग्रेन बार्ली के। यवा मतलब बार्ली, और जो गोल्ड नेकलेस है उसको बोलते हैं निस्क। अगर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, तो मेनली क्या था, वर्शिप ऑफ द नेचर, भगवान की जो भगवान प्रकृति है उसकी पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ऋग्वेदिक रिलीजन की वो है पॉलीथेस्टिक कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे को एक साथ पूजा करते थे, मतलब कोई एक भगवान नहीं थे, करोड़ों देवी देवता थे उस समय। अब देखिए, भगवान जो थे आकाश के देवता उसको क्या बोलते थे, तो गॉड ऑफ स्काई को बोलते हैं वरुण। उसके बाद उसका था मित्र, एक सेकंड, चलिए, तो गॉड ऑफ स्काई, तो पृथ्वी के जो देवता थे वो थे वरुण, मित्र, सूर्य और विष्णु। उसके बाद स्पेस के जो देवता थे उसको बोलते थे इंद्र, रुद्र, और अर्थ के जो देवता है वो है अग्नि, बृहस्पति और सोम। ऋग्वेदिक आर्यन जो पूजा करते थे नेचर की, और साथ में किस चीज को, फीलिंग्स को लेके, इंडोर विथ एनिमल्स, मतलब सीधा समझिए कि नेचर की पूजा की जाती थी वैदिक एज में, या वैदिक आर्यंस पूजा करते थे। जो वैदिक गॉड्स हैं मेनली उसको 3 कैटेगरी में बांटा, गॉड ऑफ स्काई, तो पृथ्वी आकाश के जो देवता हैं वरुण, मित्र और सौर्य और विष्णु, और पृथ्वी के स्पेस के जो देवता है वो है इंद्र, रुद्र, और पृथ्वी के देवता है अग्नि, बृहस्पति, सोम। आगे देखिए, ये सब याद रखना है कौन से देवता कहाँ के हैं। फिर कहता है कि इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल डायटी इन द ऋग्वेद। इंद्र, इंद्र जो है ऋग्वेद में सबसे पावरफुल भगवान माना जाता था। इंद्र को जो है पुरंदर भी बोलते थे। उसके बाद कहता है कि बहुत संख्या में जो है ऋग्वेद हिम्स लिखे हुए, लगभग 250 हिम्स, और ये सारे हिम्स जो है किसको डेडिकेटेड है, मतलब ये मंत्र, तो वो है अग्नि देवता। उसके बाद है कौन सा इंस्क्रिप्शन, कौन सा, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं ना, उसी तरह कौन सा इंस्क्रिप्शन उस समय चलता था, तो दैट इज बोगज काई, इंस्क्रिप्शन का नाम है, वो वहाँ चलता था, ठीक है। अब कहता है इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है इंस्क्रिप्शन, क्योंकि देयर इज मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड्स नेमली इंद्र, वरुण, ये सब, क्योंकि इसी इंस्क्रिप्शन में जिक्र है चारों भगवान के। अब देखिए, कहता है कि ब्रह्मचारी, तो ये हम आगे देखेंगे क्या है, आगे देखिए।
कि हिंदुज़म में जो जीने के जो 4 स्टेज थे वो थे ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ और संन्यास। अब कहता है कि एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार देखिए तो वैदिक पीरियड में हिंदू ट्रेडिशन को लेके 4 स्टेजेस थी। दैट इज आश्रम्स, मतलब आश्रम जाते थे और आश्रम में 4 लाइफ थी, मतलब 4 ह्यूमन लाइफ थी। वो थी ब्रह्मचर्य, ये आप देख सकते हैं, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब कि पहले आप 1 से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य की ज़िंदगी बिताइए, बैचलर डिग्री लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में रहिए। फिर कहता है हर्मिट्स इन रिट्रीट, मतलब कि एक का ये फिर उसके बाद 25 साल जब हो गए तो 25 साल के बाद जो है गृहस्थ जीवन बताइए, मतलब उसके बाद शादी करना है, ठीक ना, उसके बाद अपने घर गृहस्थ जीवन को अच्छा से 26 साल से 50 साल के बीच बिताना चाहिए। और 51 से 71 के बीच जो है वानप्रस्थ की ओर, मतलब यज्ञ वगैरह ये सब करना चाहिए। और इसके बाद जो है 75 के बाद 76 साल से लेके आगे तक जब तक जिएंगे संन्यास की जीवन बिताना चाहिए। अब आगे देखिए, कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी, वंश, गोत्र और कुल, ये जो वर्ड थे ये फैमिली सिस्टम से अटैच थे। फिर कहता है द वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू द ट्रेजरी, तो पैसे से संबंधित जो चीजें थी उसको बोलते थे कोसा विभाग। अब आगे देखिए, कहता है कि ऋग्वेदिक टर्म जो है, ऋग्वेदिक में ये जो टर्म है गोत्र, इसका मतलब था कॉ शेल्टर और हर्ट्स ऑफ कॉज। अब गोत्र को जो है जात समझ लिया है कि इस जात में ये गोत्र है, पहले ऐसा नहीं था। अब आगे देखिए, कहता है कि कॉ वाज कंसिडर्ड एज अगन्य ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, तो गाय को बहुत बड़ा मतलब कीमती वस्तु माना जाता था और किलिंग ऑफ कॉ पूरी तरह बैन था, मतलब जघन्य अपराध माना जाता था किसमें, ऋग्वैदिक समय में। अब कहता है कि अगन्य का मतलब था नॉट वर्थी टू बी किल्ड, वही जो मैंने भी बताया। अब देखिए कैटल ब्रीडर्स, ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी था ऋग्वैदिक का, मतलब ऋग्वैदिक के जो लोग थे जो जीने या जीवन यापन का जो तरीका था वो था कैटल ब्रीडिंग, मतलब पशु चराने वाला काम। और उसके बाद कहता है प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ कैटल, मतलब भगवान से पूजा की जाती थी, मन्नतें की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैटल हो, ठीक है। और एक्सचेंज का जो मीडियम था वो था कैटल, मतलब कि हमें अगर 10 किलो चावल लेना है तो उसके बदले में हमें एक कैटल देना पड़ेगा। उसका धर्म और रीत की बात करें वैदिक पीरियड में, तो ये जो है यूजुअली धर्म सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफन इन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन, मतलब कि धर्म रीत की जो बात होती थी तो भगवान से कनेक्शन की बात की जाती थी, मतलब कि धर्म को जो है भगवान से जोड़ के रखा जाता था। जैसे रीत की अगर बात करें तो ये है यूनिवर्सल हार्मोनी इन विच ऑल थिंग्स द वर्ल्ड हैव ए प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शंस। इसका मतलब होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बैलेंस है पृथ्वी में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, आकाश में, सब जगह सारी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस है। फिर कहता है कि रीत जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर है, मतलब कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ स्टेबल। जैसे पेन, तो पेन जो है टेबल पे रखी है, दैट इज द बैलेंस। ये कहता है कि नेचुरल ऑर्डर, भगवान ने ही ऐसा ऑर्डर बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो है वैदिक रिलीजन में लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं, कहता है कि मोस्ट पॉपुलर और प्रिवलेंट सिस्टम जो था गवर्नेंस सिस्टम वैदिक एरा में वो था मोनार्की, मतलब उस समय राजा राजतंत्र चलते थे। कहता है कि लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं इलेक्शन वाला, जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, राजा को कैसे चुनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ही वॉज ए किंग, तो वो राजा, सॉरी ही इज ए किंग, तो वो अभी राजा हैं तो हमें उसे क्या करते हैं, इलेक्ट करके चुनते हैं। तो पहले क्या था, इलेक्टेड नहीं था, राजा का बेटा राजा। फिर कहता है ड्यूरिंग द वैदिक एरा द टू इंस्टीट्यूशंस नेमली, जैसे सभा और समिति, इस चीज़ का जिक्र किया गया है वैदिक सॉरी ऋग्वेद में। किस चीज़ के लिए, तो ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग, मतलब राजा को सपोर्ट करने के लिए। फिर सभा, सभा क्या थी, तो असेंबली जो अभी होती है वो उस समय भी चलती थी। फिर उसके बाद कहता है समिति वाज द असेंबली ऑफ कॉमन पीपल इन द स्टेट, तो जो लोग थे वो सब सारे मिला के उसको बोलते थे समिति। फिर उसके बाद सभा और समिति में जो डिस्टिंक्शन थी
वो कहता है कैन नॉट बी मेड आउट विथ प्रिसीजन बट इट इज क्लियर दैट सभा एंड समिति आर क्लियरली मेंशन इन द लिस्ट 8 टाइम्स। अब देखिए सभा को लगभग 8 बार जिक्र किया गया है और 6 बार समिति को भी जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद तक। तो सभा और समिति क्या है, अथर्ववेद में जो है प्रजापति की 2 बेटी थी सभा और समिति, ये लिखा है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में देखिए चुके हैं कुछ और लिखा है। अब आगे देखिए कहता है क्या कि संस्कार होते थे उस समय, ठीक ना, ये ऋग्वेद में लिखा था 16 तरह के संस्कार। तो 16 तरह के जो संस्कार थे क्या क्या था, जैसे गर्भ धारण, ये भी एक संस्कार था, मतलब एक उत्सव की तरह। फिर उसके बाद पूर्ण सवन, फिर उसके बाद था सिमंतना, फिर उसके बाद था जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, ठीक ना, छूड़ा कर्ण, ये सब चीजें। जैसे होता है ना अभी कि बच्चे 6 महीने हो गए तो उसको मतलब अन्न खिलाया जाता है, जैसे अन्नप्राशन। फिर जैसे बच्चे जन्म लेते हैं छठी होता है, नामकरण होता है, ये सब जात कर्म, ये सब इस तरह के 16 संस्कार थे, ठीक है। अब आगे देखिए कहता सम इम्पोर्टेंट टर्म्स विच इज यूज्ड इन वैदिक एरा। जैसे पुरोहित किसके लिए यूज किया जाता था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो राजा के जो सलाहकार थे उसे पुरोहित बोला जाता था। आर्मी का जो हेड है उसे सेनानी बोलते थे। गांव का जो हेड होता था उसे ग्रामीण बोलते थे। राजा की जो पत्नी होती थी उसे माहिसी बोलते थे। फिर उसके बाद हेड ऑफ चैरियट आर्मी, इसको सूता बोलते थे। ट्रेजरर को क्या बोलते थे, संग्रहिता। टैक्स कलेक्टर को भागदूत, ये सब बोलते थे। तो आगे देखिए ये सब याद करिए आप। अब देखिए कहता द 3 आर परफॉर्म बिफोर बर्थ। तो ये जो 16 संस्कार है, जन्म से पहले 3 संस्कार, 12 ड्यूरिंग लाइफ, 12 जो है लाइफ जो आप जी रहे हैं उसके समय, और एक जो है आफ्टर डेथ, मरने के बाद एक संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं, कर्म जो बोलते हैं, कर्म संस्कार। अब देखिए कहता है कि इट सीम्स दैट उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली परफॉर्म बिसाइड द वेडिंग। जैसे शादी के रिचुअल्स होते हैं ना, शादी की तरह ही एक उपनयन संस्कार होते हैं। इसमें जो है लड़काओं को एक धागा जो है पहनाया जाता है। अब देखेंगे सेक्रेट थ्रेड है, जनेऊ जिसको बोलते हैं। उसके बाद कहता है कि नेम ऑफ किंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जैसे ईस्ट वेस्ट, ईस्ट के राजा को अलग बोला जाता था, वेस्ट के राजा को अलग। जैसे ईस्ट में जो इंडिया के ईस्ट में जो राजा थे उसको बोलते थे सम्राट, वेस्ट में बोलते थे स्वराट, नॉर्थ के जो राजा थे उसको बोलते थे विराट, साउथ के राजा को बोलते थे भोज, और सेंटर के जो राजा होते थे उसको राजा ही बोलते थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने बुक है, उनका एक बुक है द आर्कटिक होम्स इन द वेदस। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा कि जो नॉर्थ पोल है, जो आर्कटिक रीजन है, वहीं से ये आर्यंस माइग्रेट किए थे, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस के बीच इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका जो है एमसीक्यूज 1 से 2 दिन में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।